नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द गुरु क्लासेस में। देखो दोस्तों, आज मैं आपको स्टैटिक जीके का पार्ट करवा रहा हूं और दोस्तों कम से कम 15-20 मिनट के अंदर ही मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, इतने फैक्ट इतने लॉजिक दे दूंगा मैं जीके के अंदर जो आपको ये कहने पे मजबूर हो जाओगे आप कि भाई इस YouTube चैनल को तो हमें सब्सक्राइब करना ही जरूरी पड़ेगा और बेल आइकन दबाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मैं एग्जाम के लिहाज से वो फैक्ट करवाऊंगा जो आज तक प्रीवियस ईयर रेलवे हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, दोस्तों कोई भी एग्जाम हो उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे आपको। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं आज एक व्यक्ति उठाता हूं और उसका पूरा पोस्टमार्टम करता हूं। क्वेश्चन में पहला ये उठा रहा हूं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो भारत देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे दोस्तों, तो दोस्तों वो थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1889। देखो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था, महात्मा गांधी से 20 साल बाद। ये ट्रिक याद कर लेना, महात्मा गांधी से 20 साल बाद। महात्मा गांधी 1869 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का 1889 में हुआ था। भारत देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? 16 बार तिरंगा लहराया था, लाल किले पे 16 बार तिरंगा लहराने वाले सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? जवाहरलाल नेहरू का रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जन्म 1889, सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में इसी का रहा। जवाहरलाल नेहरू जब भारत और चाइना 1962 में इंडिया और चाइना का जो युद्ध हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब बात करें पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किस व्यक्ति ने उठाई थी? जवाहरलाल नेहरू ने उठाई थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुई। किस अधिवेशन में उठाई थी दोस्तों? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। अब यहां से एक फैक्ट निकल के आया, स्वराज। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। पूर्ण स्वराज की मांग तो की थी भारत देश में जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन स्वराज शब्द का प्रयोग स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इसके बारे में बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत देश में आर्य समाज की स्थापना की थी। भाई आर्य समाज बनाया था 1875 में। भाई आर्य समाज की स्थापना 1875 में किस व्यक्ति ने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा, गो टू वेदास का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। आर्य समाज के संस्थापक भी कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज की स्थापना इसने कहां पे की थी? बंबई में की थी। आज के समय में इसका नाम क्या है? मुंबई, लेकिन उस वक्त क्या नाम था? बंबई, मद्रास, कलकत्ता, 3 प्रेसिडेंसी थी भाई। तीनों हाईकोर्ट 1862 में बने थे दोस्तों। अगर हम बात करते हैं भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा है, तो कलकत्ता है। और भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट है। भारत में टोटल हाईकोर्ट कितने दोस्तों? 25 हाईकोर्ट है भाई। इसके बाद मैं बात करूं बंबई पे वापस, तो अब वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया? चेंज होकर मुंबई हो गया है। तो दोस्तों इसका नाम मुंबई कब हुआ? क्वेश्चन आ जाए कि बंबई से नाम मुंबई कब हुआ? बंबई का नाम बदल के मुंबई कब किया, जो महाराष्ट्र की राजधानी है? गेटवे ऑफ इंडिया का है, मुंबई में ही है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी भी क्या है? मुंबई है।
फिल्म सिटी भी क्या है, भारत की मुंबई है। तो दोस्तों मुंबई के बारे में बात करें, बंबई से मुंबई कब बना, तो दोस्तों 1995 1995 में बंबई का नाम बदल के मुंबई हो गया भाई। तो दोस्तों वर्ल्ड में चला जाता हूं इंटरनेशनल जीके में, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों, जनेवा में है। अब जनेवा नाम आया है, WHO का हेडक्वार्टर भी कहां है, जनेवा में है। WTO का हेडक्वार्टर भी कहां है, जनेवा में है। WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना हुई थी, WHO की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि WHO की स्थापना किस दिन हुई थी, 7 अप्रैल के दिन हुई थी। रेड क्रॉस की हेडक्वार्टर भी कहा है, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर भी दोस्तों जनेवा में है। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों, जनेवा में है। और रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 8 मई 1863 को हुई थी। 8 मई 1863 को किसकी स्थापना हुई थी, रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। तो रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो 8 मई के दिन मनाया जाता है। 3 बार नोबेल अवार्ड विजेता है रेड क्रॉस संस्था। नोबेल अवार्ड कितनी बार जीता है, नोबेल अवार्ड इसने 3 बार जीता है रेड क्रॉस संस्था ने भाई। तो दोस्तों वापस 1995 में आता हूं। भारत देश में 1995 में क्या हुआ था, मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। मिड डे मील योजना की शुरुआत भारत देश में कब हुई थी, 1995 में हुई थी। भारत देश में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी, 1995 में हुई थी। और ये 1995 में जो मिड डे मील योजना हुई शुरू, ये किस राज्य से शुरू हुई थी दोस्तों, तमिलनाडु से शुरू हुई थी। भारत देश में जो मिड डे मील योजना है वो 1995 में शुरू हुआ था। और ये जो आधे दिन के बाद जो भोजन मिलता है बच्चों को, छोटे बच्चों को जो स्कूल के अंदर जो भोजन मिलता है वो मिड डे मील योजना के तहत ही मिलता है। किस राज्य से शुरू हुआ था, तमिलनाडु। लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त कौन सा तट करता है, कौन सा राज्य करता है, तो दोस्तों तमिलनाडु करता है। लौटते हुए मानसून से जो वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है वो तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में कौन सा तट है, तो दोस्तों कोरोमंडल तट है। ऐसी स्टैटिक जीके मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कहीं नहीं मिलेगी, कोई यूट्यूब चैनल पर देख लेना। तो तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है दोस्तों। जो कोरोमंडल तट है वो सब ज्यादा लौटते हुए मानसून की प्राप्ति करता है। और कोरोमंडल तट किस राज्य में है, तमिलनाडु में। मालाबार तट केरल में है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है, तमिलनाडु में। पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत अलग भी किससे होते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों से होते हैं। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है, वो तमिलनाडु में है। और वो चोटी किस पहाड़ी में है, अन्नामलाई की पहाड़ी में है। अन्नामलाई की पहाड़ी में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जिसका नाम है अन्नाईमुदी चोटी में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अन्नाईमुदी चोटी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो किस राज्य में है, तमिलनाडु में है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 2695 मीटर है। भारत देश की सबसे ऊंची चोटी तो केटू है। वैसे भारत वर्तमान में जो भारत में है वो तो केटू किस में चला गया, पाक अधिकार क्षेत्र में चला गया। लेकिन भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। और वैसे भारत की सबसे चोटी केटू है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। और अपने केटू की कितनी है, 8611 है। और अपने कंचनजंगा की कितनी है, 8598 मीटर। दोस्तों इतने डाटा आपको इतने कम समय में मैं मानता हूं किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाले। आपको बस अपने यूट्यूब चैनल से बना रहना है। जब तक वीडियो चले आपको कहीं नहीं जाना, लगातार इस वीडियो को देखते रहना है दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, आर्य समाज हो गया, पूर्ण स्वराज की मांग होगी, स्वराज शब्द का प्रयोग हो गया। बात करें दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसको लेके रहूंगा। ये शब्द किसने गए थे, तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक तीनों गरम दल के नेता थे। उन्हीं में से एक बाल गंगाधर तिलक है।
होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी के अंदर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर की थी दोस्तों 1916 में होम रूल लीग की स्थापना। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये शब्द किसने कहे थे? बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। लेकिन दोस्तों स्वराज पार्टी कब बनी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। ये मोतीलाल नेहरू ने की थी भाई, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये शब्द किसने कहे? बाल गंगाधर तिलक ने कहे। इसके बाद दोस्तों बात करें जवाहरलाल नेहरू पे, वापस आता हूं। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने ऐसे जिनको भारत रत्न मिला 1955 में। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला? 1955। भाषा आयोग कब बना भारत देश में? 1955 में बना दोस्तों। भाषा आयोग कब बना? 1955। भारत की राजभाषा हिंदी, आर्टिकल 343। और किसी राज्य की राजभाषा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो दोस्तों 345। किसी राज्य की राजभाषा का उल्लेख, राज्य की भाषा का उल्लेख हिंदी का किसमें है? आर्टिकल 345। और भारत देश की हिंदी राजभाषा, उसका उल्लेख आर्टिकल 343। और अगर हम बात करते हैं भारत का जो भारत रत्न है वो 1955 में किसको मिला? जवाहरलाल नेहरू। और भाषा आयोग बना जब 1955 में, उसी साल जब भाषा आयोग का अध्यक्ष कौन था? बिज्जी खर्रे था। भाषा आयोग का अध्यक्ष कौन था? मैं याद लिख देता हूं, बिज्जी खर्रे था भाई। अब बात करते हैं भारत रत्न 1955। भारत रत्न जो मिलता है ना, तो एक कमेटी बनाई जाती है और कमेटी का उस वक्त अध्यक्ष कौन होता है? जिस टाइम वो कमेटी होती है उसी वक्त जब कमेटी निर्णय लेती है इस व्यक्ति को भारत रत्न देना है, उस कमेटी का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रत्यक्ष रूप ने लगा के अप्रत्यक्ष रूप से जवाहरलाल नेहरू ने पीछे से ये बात कही थी कि भारत रत्न मेरे को मिलना चाहिए, इसीलिए भारत रत्न, क्योंकि प्रधानमंत्री है उसको को मिल सकता है। और इसी का एक जिंदा जागता उदाहरण और दूंगा मैं अभी हाल ही के अंदर 1971 की बात बताऊंगा। अभी फिलहाल ही 1971 में भी इसी की बेटी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो पहली महिला प्रधानमंत्री यानी पहली महिला भारत की कौन है जिसको भारत रत्न मिला? तो वो भी खुद प्रधानमंत्री थी, वो भी उस कमेटी की अध्यक्ष थी। उसने अपना नाम ले दिया कि मेरे को भारत रत्न मिलना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने भी ऐसा ही बोला कि मेरे को भारत रत्न मिलना चाहिए। वैसे भारत रत्न सबसे पहली बार सी राजगोपालचारी, सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था। मरणोपरांत की बात करेंगे भाई, तो मरणोपरांत भारत रत्न पहली बार लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, जो भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने दोस्तों, जिसने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू की बात करता हूं, आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो भाई शांति वन कहलाता है। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल क्या कहलाता है? शांति वन कहलाता है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब? 1964 में हुई थी। और 1964 में मृत्यु के बाद भारत देश का पहला प्रधानमंत्री कार्यवाहक कौन बना था? तो दोस्तों गुलजारीलाल नंदा बना था। और गुलजारीलाल नंदा एक बार नहीं बल्कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दोस्तों भारत देश का। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद तुरंत फिर बना, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद दोस्तों तुरंत फिर बना। 1962 में जब इस पार्टी जवाहरलाल नेहरू भारत देश के प्रधानमंत्री थे तो भारत देश पे चाइना ने आक्रमण किया। चाइना वो युद्ध जीता, किसकी वजह से? क्योंकि भारत का एक रक्षा मंत्री था वी.के. मेनन भाई। भारत का रक्षा मंत्री उस वक्त कौन था? भारत का डिफेंस मिनिस्टर कौन था? वी.के. मेनन। और वी.के. मेनन ने बहुत से फैसले चाइना के साथ ऐसे कर रखे थे, चाइना को उसने दोस्त मान रखा था। और वी.के. मेनन ने 11 घंटे का भाषण भी दे रखा है यूएनओ के अंदर। और यूएनओ के अंदर जो 11 घंटे का भाषण है उसने उसमें उल्लेख भी कर रखा है, उस वक्त चाइना के पास वीटो पावर नहीं थी। चाइना को वीटो पावर दिलाने के लिए उसने बहुत से कदम उठाए, बहुत से भाषण दिए, बहुत से बातें बता रखी है। और उसी दौरान जब भारत पे आक्रमण किया, वी.के. मेनन रक्षा मंत्री थे, तो वी.के. मेनन से जो भारत हारा, जब युद्ध चाइना के साथ युद्ध हारा भारत देश, जब जवाहरलाल नेहरू ने उससे इस्तीफा मांगा और खुद रक्षा मंत्री भी साथ साथ बने, तो दोस्तों वी.के. मेनन भारत देश के हित से अच्छे नहीं रहे, भारत देश के हित के लिए अच्छे नहीं रहे, क्योंकि वी.के. मेनन की दोस्ती थी चाइना के साथ। वी.के. मेनन हित चाहते थे चाइना के साथ, लेकिन चाइना ने उसका बुरा किया। तो भारत देश के रक्षा मंत्री चाइना के युद्ध के समय कौन थे? वी.के. मेनन थे दोस्तों। और वी.के. मेनन से इस्तीफा लेने के बाद रक्षा मंत्री का पद किसने संभाला? जवाहरलाल नेहरू ने संभाला दोस्तों वी.के. मेनन का पद।
तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई, जन्म 1889 में हुआ, समाधि स्थल शांति वन है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू भारत देश में सबसे लंबा कार्यकाल रखने वाले भारत के प्रधानमंत्री हैं। 16 बार तिरंगा लहराया जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसकी पुस्तक है दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लेना, जो आपके पास नोटिफिकेशन भविष्य में आता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बार बार धन्यवाद करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।